नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गौर आपका अपने YouTube मंच पे स्वागत करता हूं। अभी 14 अगस्त को 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने विभाजन विभीषिका दिवस के अवसर पर एक बयान दिया था कि पाकिस्तान का आध्यात्मिक जगत में कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए या तो उसका विलय भारत में हो जाएगा या वो नष्ट हो जाएगा। तो इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश फतेहपुर सदर से 2 बार विधायक रहे और राजनीतिक विश्लेषक श्री विक्रम सिंह जी हैं, जो उनका बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, आप इस बयान को किस तरह से देखते हैं योगी जी के? योगी जी का बयान भारत के 146 करोड़ लोगों का बयान है। ये पाकिस्तान के लोगों की आत्मा भी जानती है कि 1947 के पहले इस तरह का कोई भी देश 14 अगस्त 1947 के पहले विश्व में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं किया करता था। और भारत के एक टुकड़े को सिर्फ इसलिए कि वहाँ पर एक विशेष पंथ के अनुयायी ज्यादा थे, इस आधार पर विभाजित करने की योजना जो बनाई गई उसके आधार पर उसको बना दिया गया। लेकिन जो उसका मूल है पाकिस्तान का, चाहे उसके लोगों का हो, चाहे उनकी डीएनए का हो, चाहे उनकी जेनेटिक्स का हो, चाहे उनके आचार व्यवहार इत्यादि से संबंधित विषय हों, वह पंथानुगत चाहे जितने हो गए हों, जेनेटिक्स के तौर पर वो भारत के ही हिस्से के एक अंग है। वह उस भारतवर्ष का हिस्सा है जिसे हम अखंड भारत कहते हैं, जिसे हम सांस्कृतिक तौर पर मिला हुआ एक विषय देखकर चलते हैं। और उन्होंने उसी विषय को गंभीरता पूर्वक राष्ट्रीय पटल पर रखने का कार्य किया है। मैं उनको बधाई भी देता हूं कि यह कहने का आज़ाद भारत में जो एक कहते हैं कि अंतर से जो एक भाव है और जो शक्ति है वो कम से कम उनके पास है, और उन्होंने यह विषय देश की जनता के बीच में रखा। ये हम तो सबके लिए गौरव का विषय है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा संभव है कि पाकिस्तान या तो नष्ट हो जाएगा, मतलब या तो टूट जाएगा, या फिर भारत में उसका विलय हो जाएगा? देखिए, भारत में उसका विलय होगा कब होगा इस विषय में तो मान लीजिए राजनीतिक तौर पर यह राष्ट्रीय विषय है, यह राष्ट्र की सरकारें तय करेंगी। और मन हम लोगों का जरूर है भारत के अंदर कि अगर हम लोग एक ताकत बनकर, बहुत बड़ी ताकत विश्व में बनना चाहते हैं, तो हम सबका विलय होने में कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। वहाँ भी आर्थिक परिस्थितियां आज पाकिस्तान की इस तरह की है कि पाकिस्तान में जो लोग हैं, जो जिनके अंदर थोड़ी समझदारी है, वह अब इस विषय पर चर्चा करने लगे हैं कि क्या भारत के साथ जुड़े रहने में हमारी भलाई थी या उससे अलग होने में आज हमारा नुकसान हुआ है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब मुस्लिम लीग बनी और मुस्लिम लीग ने 1905 के बाद में, खासकर 1920-25 के बाद में, जब बिल्कुल अलग तेवर अपनाया देश के अंदर देश से विभाजन का, तो देश के बहुत सारे नेताओं ने कोशिश की कि यह विभाजन ना हो। लेकिन उन लोगों ने जब यह एक ऐसी परिस्थिति में पहुंच गया कि डू और डाई वाली स्थिति उन्होंने कलकत्ता से जब अनाउंस की और वहां जब दंगे इत्यादि भड़कने लगे, तो सबने ऑलमोस्ट सब एग्री हो गए कि ठीक है, अगर इतनी लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो कम से कम इस लड़ाई झगड़े का निदान कर दिया जाए। लेकिन उस वक्त एक बहुत बड़ा तबका मुस्लिम लीग के अंदर ऐसा था जो ये इस बात पर चर्चा कर रहा था कि पाकिस्तान बन तो जाएगा, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति उसके बाद कैसे चलेगी। ना वहां पर कोई खदानें हैं, ना वहां पर कोई अन्य ऐसी बहुत खेती की जमीन है, इसीलिए पंजाब आधा आधा हो गया था। तो उनको बड़ी एक ये चर्चा का विषय रहा, उनके अखबारों में छपता रहा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कई शोधक छात्रों ने और उन लोगों ने इस पर शोध पत्र लिखे और बड़े बड़े एडिटोरियल्स इसके ऊपर लिखे गए कि ये कैसे हो पाएगा।
ये तो उनका ये मानना था उस वक्त तत्कालीन स्थिति में बहुत सारे उनके नेताओं का कि नहीं हम बनाएंगे तो, लेकिन हम चाहे भीख मांगनी पड़े विश्व से, हम भारत के साथ नहीं रहेंगे। तो इस एडमेंसी के साथ में उन लोगों ने पाकिस्तान का निर्माण किया। जो आज उनकी उस वक्त की एडमेंसी थी, उसके जो फ्लिप साइड है, उसका जो असर है उनकी सोच का, वो आज वहाँ के जनमानस में और वहाँ की आर्थिक स्थिति में दिखाई दे रहा है। किसी भी अर्थव्यवस्था को चलने में जो चीजें चाहिए होती हैं वो वहाँ डेवलप नहीं हो पाई। तो ये एक मुझे लगता है जो जो लोग सशंकित थे पाकिस्तान के बनने में, खास के मुस्लिम समाज के लोग, उनकी शंका सही सिद्ध हुई। तो योगी जी ने जो बयान दिया वो बेसिकली उन्होंने महर्षि अरविंद को कोट किया था, जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का आध्यात्मिक जगत में कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए वो और जिसका आध्यात्मिक जगत में अस्तित्व नहीं होता वो टिक नहीं सकता है। तो इससे क्या तात्पर्य है, क्या अभिप्राय है? देखिए, आध्यात्मिक जगत का मतलब यह है कि भारत, इजराइल की धरती, मक्का इत्यादि जगहों पर एक ओरिजिनल पंथिक सोच या धार्मिक सोच का निर्माण, उद्गम हुआ है। पाकिस्तान एक आयातित सोच के आधार पर, मोहम्मद बिन कासिम को उन्होंने अपना फाउंडर ऑफ द नेशन की तरह से उन्होंने अपनी किताबों में पढ़ाते हैं। अब मोहम्मद बिन कासिम जब भारत आए, यही सितंबर में का समय था जब उन्होंने आक्रमण किया। मोहम्मद बिन कासिम ने 17 साल का लड़का था, बगदाद से आया था। तो उस व्यक्ति ने भारत के भाइयों का एक तरीके से बंटवारा कर दिया, और कुछ लोग जो एक पंथ विशेष मानने लगे, वह हमसे अलग तरीके से दिखना उन्होंने शुरू कर दिया। हमारे से अलग तरीके से भोजन, हमारे से अलग तरीके से एक भक्ति, हमारे से अलग तरीके से रहन सहन। और वो क्योंकि यहाँ पे बाद में थोड़ा सा मुस्लिम क्लास रूलिंग क्लास हो गई, तो अपने को रूलिंग क्लास से जोड़कर देखने लगे और उसमें बड़ा गौरव महसूस करने लगे। भारत भिन्नताओं का देश है, लेकिन हमारी भिन्नताएं जब देश को कमजोर करने लगे तो हमें पहले देश के विषय में सोचना चाहिए। यह मेरी अपनी सोच है। लेकिन जब भिन्नताएं हमको देश को कमजोर करने के लिए हम सोचने लगेंगे, वहीं पर ये विभेद उत्पन्न हो जाता है कि कौन भारतीय और कौन भारतीय नहीं। और इसका अगर मूल कारण देखेंगे तो यह मोहम्मद बिन कासिम से शुरू होता है। अच्छा, इसके प्रति उत्तर में जो फॉर्मर हाई कमिश्नर थे इंडिया में, अब्दुल बासित, उनका जवाब आया है। उन्होंने कहा पाकिस्तान के बनने का आधार इस्लाम है और यही आध्यात्मिकता है। तो ये कहना कि आध्यात्मिक जगत में उसका कोई अस्तित्व नहीं है, ये पूरी तरह से मतलब गलत है और पाकिस्तान का अस्तित्व लंबे समय तक रहेगा। देखिए, ये बासित साहब सहित इस्लाम के जितने इल्मी लोग हैं और जो इस्लाम को समझते हैं, जानते हैं, उसके उद्भव के समय से इस्लाम के आधार पर चिंतन और मनन करते हैं, वह ये जानते हैं कि एक खलीफा नाम की एक पद्धति इस्लाम में मोहम्मद साहब के बाद में विकसित हुई। लगभग 4 खलीफाओं में से 3 खलीफाओं की हत्या हुई। अब उनकी ही बात को जो जाहिलियत मोहम्मद साहब समाप्त करना चाह रहे थे, वो जाहिलियत इसका मतलब समाप्त नहीं हुई, क्योंकि उसके बाद के 3 खलीफा मारे गए। उसके बाद से कोई एक व्यक्ति, कोई एक जगह खलीफा बनने की बन ही नहीं पाई। उसका एक मौका आया कभी टर्की के पास, उन्होंने बनने की कोशिश की, लेकिन उनको भी तलवार का सहारा लेना पड़ा, अन्य लोगों ने विरोध किया। कभी मामलुक के पास आया तो उन लोगों ने भी तलवार का सहारा लिया। कभी अब्बासिदों के पास आया, उन्होंने भी तलवार का सहारा। लेकिन किसी भी पूरे मुस्लिम समुदाय ने कभी भी कोई दूसरा अपना खलीफा माना ही नहीं, उस तरह से जिस तरह से बाकी के 4 खलीफा थे। अब ये खलीफा बनने की पद्धति में पाकिस्तान आगे बढ़ा कि हम इस्लामिक राष्ट्रों के और इस्लाम पंथियों के खलीफा बनकर, या एक ऐसा वॉइस बनकर उनको पूरे विश्व में इकट्ठा करने का काम करेंगे या उनका नेतृत्व करने का काम करेंगे। उसमें पाकिस्तान बुरी तरह फेल रहा। आज भी उससे आगे सारे राष्ट्र हैं। ईरान उनसे आगे है, टर्की उनसे आगे है, इजिप्ट उनसे आगे है, जॉर्डन, सऊदी इत्यादि देश जो हैं वो कहीं आगे हैं पाकिस्तान से, इसलिए सिर्फ
क्योंकि उनकी आर्थिक व्यवस्था कहीं ज्यादा मजबूत है। पाकिस्तान ने इसीलिए अपने आप को इतना कट्टर दिखाने की कोशिश की इस्लामिक दुनिया में कि हम इतने कट्टर हैं और इसलिए वहाबी इस्लाम के असली उत्तराधिकारी हम ही हैं। लेकिन यह संभव नहीं है। कोई भी कमजोर राष्ट्र किसी भी एक जाति का वो नहीं आप देखिए वर्ल्ड वॉर टू की बात देखिए कि वर्ल्ड वॉर टू तक ब्रिटिश साम्राज्य पूरे विश्व का नेतृत्व करता था, चाहे वो चिंतन के तौर पे हो, चाहे मिलिट्री अपग्रेडेशन के तौर पे हो, चाहे ऑक्यूपेंसी के तौर पे हो और आर्थिक तौर पे हो। लेकिन वर्ल्ड वॉर टू में वो इतना कमजोर हुआ इंग्लैंड, और उसकी कमजोरी को भांप कर ही अमेरिका वर्ल्ड वॉर टू के बाद उस पूरे उसका नेतृत्व को चला गया और तब से तक अमेरिका ही उसका नेतृत्व कर रहा है। तो ये जो नेतृत्व करने की क्षमता थी, जैसे कि बासित साहब कह रहे हैं कि वो इस्लाम के नाम पर हुआ था, इस्लामिक दुनिया में पाकिस्तान को बहुत हेय दृष्टि से देखा जाता है और पाकिस्तान के लोगों को वो बहुत रेस्पेक्टफुली नहीं देखते हैं। और ये बहुत सारी किताबों में लिखा गया था और औरंगजेब के समय की ये किताबें हैं, और उसमें मैं आपको उद्धृत करके भी बता दूंगा कि जो अज़मी मुस्लिम है, जो भारतीय कन्वर्टेड मुस्लिम है भारतीय भूखंड का, जिसमें पाकिस्तान के लोग भी आते हैं और बांग्लादेश के लोग भी आते हैं, उनको अपनी बेटी या उनसे अपने रिश्ते या उनको राज दरबार में बड़े पद इत्यादि पर नहीं बिठाना है, क्योंकि वह कन्वर्ट ही सही ढंग से नहीं हुए हैं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं ये बातें जो योगी जी ने उद्धृत की हैं अरबिंदो जी से, वह बासित जी को समझनी चाहिए कि किस कॉन्टेक्स्ट में वो कही जा रही है। जब आप ना तो पूरी तरह इस्लामी हो पाए, ना आप पूरी तरह जो भारतीय संस्कार हैं उनको छोड़ पा रहे हैं, तो आप बीच की मझधार में हैं। इस बयान को आप क्या सोचते हैं कि भारत के मुस्लिम कैसे देखते होंगे? और अगर ऐसा कुछ होता है विलय जैसा या अखंड भारत की भी बात योगी जी ने कही, तो क्या भारत में रिलीजियस डेमोग्राफिक इम्बैलेंस नहीं क्रिएट होगा, जिसके कारण ही पाकिस्तान बना था? ये बिल्कुल सही है। आपको एक बड़ा एक तथ्यात्मक विषय आपके समक्ष रखता हूं कि जिस दिन पाकिस्तान बना उस दिन सब लोगों को ट्रैवल करके पाकिस्तान जाना था। जिस दिन पाकिस्तान बना है उसी दिन लाखों की संख्या में उत्तर भारतीयों ने मुस्लिम लीग की सदस्यता छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी। उसी दिन लाखों की संख्या में। तो इसमें तो सभी धर्मों के लोग होंगे? नहीं, मुस्लिम लोग थे, क्योंकि वो मुस्लिम लीग की सदस्यता ले चुके थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1935 के आसपास एक इलेक्शन हुआ था, उसमें कांग्रेस मुस्लिम क्षेत्रों में जीती थी। उसके बाद वाला जो इलेक्शन हुआ उसमें मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के इन सारे क्षेत्रों में विजय प्राप्त की थी। तो मुस्लिम लीग बहुत तेजी से बढ़ी थी 1935 और 1947 के बीच में। पाकिस्तान के रहने वाले मुस्लिम जो थे वह पाकिस्तान के आइडिया के प्रवर्तक नहीं थे। उत्तर प्रदेश सहित महाराष्ट्र के जो लोग थे वह पाकिस्तान के आइडिया के प्रवर्तक रहे और ज्यादा से ज्यादा इन्हीं क्षेत्रों से, खासकर इसका केंद्र अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, देवबंद इत्यादि के क्षेत्रों में रहा। दो परिवार, थानवी जी का परिवार और मदनी जी का परिवार आपस में जो लड़ता रहा, तो देवबंदी मौलाना कुछ मदनी के साथ हो गए, कुछ थानवी के साथ हो गए, और थानवी वहां के मदनी जी की तरह, जैसे मदनी जी यहाँ पर हैं, इस तरह थानवी पाकिस्तान के गुरु हो गए, और ये इनके आपसी खींचतान भी आपस में रही है। यह जो सोच थी इनकी, इस कारण से मेरा यह मानना है कि आपने देश तो बना लिया, लेकिन देश बनने के बाद आपका जो पाकिस्तान नाम का एक्सपेरिमेंट है वो फेल हो गया। अब पाकिस्तान नाम का चूंकि एक्सपेरिमेंट आपका फेल हो गया, ऐसी ही स्थिति बांग्लादेश में दिख रही है। शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश बनाया, पाकिस्तान से अलग किया। अब उनके स्टैचू को चप्पलों से कूट पीटा जा रहा है, वहां का युवा पीट रहा है। तो ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं आज, तो ये एक्सपेरिमेंट्स इनके जो भी थे, वह अगर सिर्फ पंथ उसका कारण था तो वह फेल हो गए हैं।
तो आइडियोलॉजी नाम की कोई चीज नहीं थी, उनके ऊपर कोई अत्याचार भारत में नहीं हो रहे थे। क्योंकि जिन्ना जी का एक बड़ा कथन है कि हम मुस्लिम हैं, हम इसीलिए हिंदुओं से अलग हैं और इसलिए हमको अलग देश चाहिए। तो वो कोई बहुत तार्किक ढंग से उन्होंने पाकिस्तान की स्थापना नहीं की थी, इसलिए वो वैक्यूम हमेशा पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान के अंदर रहा। अब बात ये आती है कि ये पाकिस्तान का जो रिजल्ट फेल हुआ, उसके बाद डेमोग्राफी में क्या स्थिति पैदा होगी। अगर डेमोग्राफी, अखंड भारत बनता है तो ठीक, अगर अखंड भारत बनता है तो डेमोग्राफी क्या होगी। देखिए, एक 75 वर्ष उनको कट्टर बनने में लगे हैं, 75-35। तो कम से कम जब ये, और मैं तो कहता हूं पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को अपने यहाँ पर कानून पास करना चाहिए कि हमें वापस भारत से जुड़ना चाहिए, विश्व की 5वीं इकोनॉमी से। हमें विश्व की 5वीं इकोनॉमी का लाभ लेना है, हम वही थे, हम वहीं फिर जाना चाहते हैं। देश में एक इस तरह का आंदोलन होना चाहिए दोनों देशों में। और ये मैं भाजपा के सदस्य के नाते नहीं, एक विश्लेषक के नाते कह रहा हूं। भाजपा की इस पर विचार अलग हो सकते हैं। तो इसलिए जब ये भारत से जुड़ेंगे तो जो इनकी वो एक सोच है कि हम भारतीयों से, हिंदुओं से अलग हैं, हम इस देश के नहीं हैं, हम इस देश का फायदा कैसे कराएं, इत्यादि इत्यादि, वो विषय कम से कम 50 से 100 वर्ष चाहिए उनके, मतलब उस मैल को निकालने के लिए मानसिकता से। तो उस वक्त की स्थिति में हम फाइनेंस संभालें उनका, हम उनकी मिलिट्री संभालें, हम उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को संभालें, लेकिन उनके वोटिंग राइट्स उनके अपने देश के लिए रहें और उनके अपने नेताओं को चुनने के लिए। वोटिंग राइट्स हमारी राष्ट्रीय सरकारों को चुनने के लिए उनके ना रहें, उनके आवाजाही इत्यादि के ऊपर थोड़े बहुत प्रतिबंध रहें, जिससे कि डेमोग्राफीज को चेंज करने की योजनाबद्ध कोई वो तरीका ना बनाए, जो कि कुछ कट्टरपंथी बनाने लगते हैं। कुछ संस्थाएं हैं जो इस तरह के एजेंडाज को पुश करने लगती हैं। और लोकतंत्र वोटिंग के लिए के हिसाब से उस दिन तक, जब तक कि वह राष्ट्रीय मुख्यधारा में शामिल होने के लायक ना हो जाए, तब तक वो अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को चुनते रहें, अपने लोकल नेतृत्व को चुनते रहें और उनका लोकल नेतृत्व, उनकी बातें हम जो ये अखंड भारत की राष्ट्रीय सरकार है उस तक पहुंचाता रहे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान और भारत एक महासंघ बन जाए, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश की अपनी अपनी लोकल गवर्नमेंट्स रहें, लेकिन भारत उनका डिफेंस, फॉरेन पॉलिसीज और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और फाइनेंस वगैरह संभाले, जब तक कि ये मेंटली एक बैरियर नहीं टूट जाता है कि ये एक अखंड भारत है, तब तक। यस, ये, और उनको ये ना लगे इस्लामिक बाद में है, भारतीय पहले हैं। हमारे पूर्वजों ने कभी तो यज्ञ किया होगा, कभी तो अग्नि पूजा की होगी, कभी तो संकल्प जम्बूद्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते कहा होगा, कभी तो उन्होंने किसी पीपल के वृक्ष की पूजा की होगी, कभी नदी इत्यादि की पूजा की होगी, कभी समुद्र की पूजा की होगी, कभी भगवान की पूजा की होगी, कभी किसी ब्रह्म की, कभी मुंह से ओम बोला होगा, कभी योग किया होगा। ये सब जो हमारी सामूहिक संस्कृति थी, इस संस्कृति के प्रति आदर का भाव जब उनके मन में आएगा तो मुझे लगता है कि उनके संस्कार बदलेंगे। संस्कार बदलेंगे ही नहीं, संस्कारों ये सारे एकजुट एक सर हो जाएंगे। हाँ, जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक निश्चित है कि वो डेमोग्राफी बदलने का जो खतरा जैसा एक विषय दिखता है, वो खतरा भी भारत पर नहीं मंडराना चाहिए, क्योंकि आज हम बहुत तेजी से इकोनॉमिक स्फीयर में आगे बढ़ रहे हैं। हमें नहीं चाहिए कि हमारे अंदर, भारत के अंदर कोई इस तरह की अवस्थाएं पैदा हों जो हमारे पैरों में बेड़ियों की तरह हमको आगे बढ़ने से रोके। अच्छा, ये जो बयान दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, ये क्या माना जाए? ये उनका निजी बयान है, ये भाजपा का बयान है? क्योंकि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से तो किसी भी तरह का इस पर कोई रिएक्शन ही नहीं आया और ना ऐसा कोई बयान पहले उनकी तरफ से कभी दिया गया है। तो इसको क्या माने कि ये उनका निजी बयान है या ये एक राजनीतिक बयान है जो वो आगे की अपनी एक मतलब महत्वाकांक्षा के तौर पर इसको दे रहे हैं, एक बड़े राष्ट्रीय नेता के तौर पर उभरने के लिए? देखिए, भारत में जो भी व्यक्ति भारत के इतिहास में पारंगत है, इतिहास को जो जानता है,
उसके मन में कहीं ना कहीं यह लालसा जरूर है कि हमारा गया हुआ क्षेत्र हमें वापस मिले, और यह लालसा उन्होंने मंच से व्यक्त करी है। अब ये मिले तो किस हालात में मिले, जिन हालातों में मिले वो हालात हमारे लिए कंड्यूसिव होंगे क्या, क्या हमारे जो मतलब आज हमारी प्रगति के जो दर है उसमें कुछ कमी आएगी क्या, क्या हम एक स्ट्राइफ के दौर से गुजरेंगे क्या, क्या इतने बड़े मैसिव ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर को मैनेज करने की ताकत हमारे पास अभी है क्या, क्या वहां की जनता हमारी मिलिट्री को जो उनकी सुरक्षा करेगी उसको उतनी रिस्पेक्ट देगी जितनी हम अपेक्षा कर रहे हैं, या जितनी हमारी मिलिट्री अपेक्षा करेगी। ये बहुत सारे विषय हैं। ये कोalition कैसे बनेगा उनकी मिलिट्री में, हमारे पास जो अभी मिलिट्री है, और कैसे ये सारा मैनेज होगा, ये एक बड़ा विषय। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो चर्चा आज हम कर रहे हैं, यह चर्चा 1947 के पहले लगातार 5 से 7 वर्ष हर मंच पे, देश के हर मंच पे, हर यूनिवर्सिटी में, हर अखबार में, हर बड़ी पार्टी के हर बड़े नेता ने इस देश में की थी। और उस मंथन से 2 विषय निकल कर आए थे। एक विषय था पाकिस्तान का बनना, जिसके लिए कुछ लोग बिल्कुल अपने कदम पीछे लेने को तैयार नहीं थे, जैसे जिन्ना जी या लियाकत जी या अन्य उनके और साथी। और एक विषय कुछ ऐसे लोगों का था जो फेडरेशन चाहते थे, जो कहते थे कि हम अलग हो जाएं लेकिन एक फेडरेशन में रहें। और वो फेडरेशन का बड़े सारे प्रारूप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माध्यम से, एडिटोरियल्स के माध्यम से इस देश में लोगों तक पहुंचाए गए थे। लेकिन फेडरेशन का आइडिया धीरे धीरे नेपथ्य में चला गया, और ये जो देश बनने की जो बात थी वह आगे आ गई। और जिन्ना जी जैसे लोग, अल्लामा इकबाल जी जैसे लोग, लियाकत जी जैसे लोग, यह सारे लोगों ने मिलकर किसी अन्य स्वर को, जो रीजनेबल बात कर रहा था, जिसमें से एक मदनी जी का परिवार भी था। जब मदनी जी का परिवार जो था, इन्होंने भी कहा बाद में कि नहीं, फेडरल स्ट्रक्चर होना चाहिए, फेडरल उसमें हम लोग आ सकते हैं। फ्रंटियर गांधी जो थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हमको पाकिस्तान में मत भेजिए आपके। और उनका आंदोलन हुआ पाकिस्तान में, बहुत सारे विषयों को लेकर आंदोलनरत रहे। वहां के कुछ पंजाब और सिंध के बड़े बड़े लीडर्स थे, मुस्लिम लीडर्स थे, जिन्होंने विरोध किया इस बात का कि हम फेडरल स्ट्रक्चर में चले जाएं, हम पाकिस्तान जैसी चीज न बनाएं। लेकिन उत्तर भारत के जो हमारे मुस्लिम भाई बहन थे, जो मुस्लिम लीग के तब तक पूरे नेतृत्व को कंट्रोल कर चुके थे, इन लोगों ने आकर जो है ये इस विषय को इतनी आग दी, और उसमें तार्किक पुट जो है वो अल्लामा इकबाल जी का रहा कि इसको। और जब सब लोग जिन्ना जी के नाम पर एकमत हो गए, तो फिर कोई दुविधा का विषय बचा ही नहीं। नहीं तो यह भी एक पैरेलल विचारधारा फेडरेशन की थी। तो योगी जी का जो बयान है वो क्या है? वो एक राजनीतिक बयान है क्या? मतलब उनके आगे अपना एक राष्ट्रीय, वो एक नेता के तौर पर उभरना चाह रहे हैं इस तरह का बयान दे करके? वैसे राष्ट्रीय वो हैं, लेकिन मतलब आगे प्रधानमंत्री पद के हिसाब से। कौन राष्ट्रीय है और कौन प्रादेशिक है और कौन प्रधान है, ये सब विषय जनता तय करती है। लेकिन उनका बयान निश्चित तौर पर उनकी एक राष्ट्रीय और राष्ट्र से भी बाहर की एक व्यापक सोच को तो प्रदर्शित करता ही है। हर व्यक्ति अपने सोच के लिए निश्चित तौर पर न सिर्फ उसके पास अधिकार है, बल्कि सोच राष्ट्रीय रहे और सोच के कारण कोई ऐसा विषय देश में उत्पन्न ना हो जिससे कि कैओस का कारक बने, ये भी उसकी नैतिक जिम्मेदारी है। मुझे नहीं लगता उनके बयान से कोई भी ऐसी बात उन्होंने कही है जो हमारी पार्टी के 12 करोड़ जो सदस्य हैं वह सब इसी तरह सोचते हैं। अच्छा, ये जो बांग्लादेश में अभी जो घटनाक्रम हुआ और उसके बाद जो दंगे वगैरह हो रहे हैं, हिंदुओं पर कहा जा रहा है कि काफी अत्याचार वगैरह किया जा रहा है, इस पर भाजपा का कोई नेता नहीं बोला है, सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही इस पर बार बार बोल रहे हैं। तो ऐसा क्यों? आप योगी जी को भाजपा का नहीं मानते हैं क्या? नहीं तो और नेता की राष्ट्रीय नेतृत्व से कोई नहीं बोल रहा है, ऑफिशियल भी कोई बयान नहीं है, और किसी भी और जो काफी हिंदूवादी नेता जो माने जाते हैं उनकी तरफ से भी कोई बयान नहीं है।
मेरा फिर उसमें एक योगी निवेदन, आदित्यनाथ का ही बयान आ रहा है। मेरा उसमें कहना ये है कि राष्ट्रीय जो भाजपा है, जितने भी नेता राष्ट्रीय स्तर पर हैं वह सब सरकार में हैं। वो एक प्रधानमंत्री पद पर हैं, होम मिनिस्ट्री के पद पर हैं, रक्षा मंत्री के पद। वहां थोड़ा सोच समझकर अंतरराष्ट्रीय विषयों के डिप्लोमेसी को देखते हुए बयान देने का एक उनका निश्चित, क्योंकि वो एक पद पर भी बैठे हुए हैं और वो अंतरराष्ट्रीय पद हैं, सारे वो अंतरराष्ट्रीय विषयों के जानकार हैं। तो योगी जी मुख्यमंत्री की हैसियत से ये बयान तो दे सकते हैं वहां के हिंदुओं की रक्षा का, लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि हमारी जो दिल्ली की सरकार है वह निश्चित तौर पर हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए बांग्लादेश में सक्रिय होगी और वहां के नेतृत्व से, वहां की इंटरिम गवर्नमेंट से, माननीय यूनुस जी से निश्चित तौर पर इस पर चर्चा हो रही होगी कि कैसे उन माइनॉरिटीज को सुरक्षित रखा जाए। योगी जी ने उस पर कह दिया है, बाकी लोग डिप्लोमेसी के आधार पर काम कर ही रहे होंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जो रिजल्ट आया अभी 2024 का, जिसमें कुछ सीटें कम रह गई भाजपा की और अब गठबंधन की सरकार है, उससे योगी जी को ताकत मिली है और वो इस प्रकार के बयान दे पा रहे हैं और इसके कारण उनकी लोकप्रियता, अब पहले ही वो काफी लोकप्रिय थे और इस तरह तो वो उनकी लोकप्रियता और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, तो ये क्या कारण है इस तरह के बयानों का? मेरा मानना है इस देश का युवा पढ़ा लिखा युवा है। इन बातों से अगर इनमें कोई दम नहीं होगा किसी बात में, तो कोई भी नेता उनका, वो किसी को भी अपना नेतृत्व सौंपने वाले नहीं है। वह नेतृत्व तभी सौंपेंगे जब उसको सारे तरीके से तोल लेंगे, चाहे वह भ्रष्टाचार का तरीका हो, भ्रष्टाचार में लिप्त है या नहीं है, चाहे वो उसकी कथनी और करनी में अंतर है या नहीं है। तो नेतृत्व धीरे धीरे अपने आप किसी के पास एकत्रित होता है, मांगने से नेतृत्व किसी को मिलता नहीं है, एक चीज। दूसरी बात यह है कि उनको ये, वो पार्टी से कोई अलग व्यक्तित्व नहीं है, पार्टी की ही ये विचारधाराएं हैं जिनको वह राष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय विषयों पर या अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर कभी कभी रखते हैं। उनका चिंतन है। वह 4-5 बार के सांसद भी रहे हैं, ये हमको नहीं भूलना चाहिए। वह उनकी सोच लोकसभा से लेकर विधानसभा तक की है, तो वह इस सोच को कभी कभी रखते हैं। तो इसको कोई इसमें ये नहीं सोचना है हमको कि हम वो इस विषय पर बोलते क्यों हैं। अब मैं हूं तो मैं हर विषय पे बोलता हूं, तो उससे किसी को ये थोड़ी लगेगा। हाँ, अगर आप सोचते हैं, चिंतन करते हैं, तो कोई ना कोई मंच से ये बातें निकल ही जाती हैं। तो जी, तो काफी लंबी चर्चा रही और सभी विषय कवर हो गए हैं, तो मेरे ख्याल से अब चर्चा को विराम दिया जाए। ठीक, जी, तो आपसे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब बड़ा विषय जो है बड़े समसामयिक चुनते हैं, इसलिए आपसे चर्चा करने में अच्छा लगता है। जी, तो चलिए, अब नेक्स्ट टाइम करेंगे कोई चर्चा, तो ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी।